हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सल क्लासेस। आज मैं काफ़ी टाइम बाद आपके सामने आया हूँ एक छोटी सी प्यारी सी छोटी सी टॉपिक के साथ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आगे मैं ये चैनल आगे लगातार वीडियोस इसमें डालता रहूँ, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक पे, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होता है। प्लस जो टीचर्स होती है थोड़ा सा पहले से उनको डरा देती है कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है, करूँगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप मेरी बात माने तो बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है, बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है। तो वो टॉपिक को आज मैं आपको समझाने आया हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाए, तो बने रहिए मेरे साथ और अपनी नोटबुक और बुक और पेन लेके रेडी रहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री के। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ आपकी, कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। तो इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे कहाँ पर यूज होती है। पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन जो किया था इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, उन्होंने इन्वेंशन किया था ट्रिग्नोमेट्री को। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। वो उन्होंने ऐसा कुछ समझाया था कि जैसे एक इंग्लिश एक मैथमेटिशियन थे, फेमस मैथमेटिशियन, जो कि थे पाइथागोरस। अब पाइथागोरस ने हमें एक्सप्लेन की थी अपनी थ्योरम, जिसमें मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। उन्होंने अपनी थ्योरम कुछ इस तरीके से रखी थी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसने इस थ्योरम के अंदर एक कंडीशन ये रख दी गई थी कि ये जो थ्योरम सिर्फ एप्लीकेबल होगी कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये थ्योरम यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमें ये ट्रायंगल की कोई भी एक साइड पर्टिकुलर फाइंड करनी होती थी, तो हमारे पास टू साइड्स होनी पहले कंपलसरी थी। कोई भी टू साइड्स होनी कंपलसरी थी, जिससे हम तीसरी साइड हम इस फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते थे। लेकिन आर्यभट्ट जी ने इसको यूज करा कि अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक पर्टिकुलर एंगल दिया हुआ है थीटा, तो उसके जरिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए बाकी बची हुई दो साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। जिसमें जब अगर आपको सिर्फ सिंगल साइड गिवन हो, एक एंगल और एक राइट एंगल होना कंपलसरी है, बाकी टू साइड्स हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो जरा उसके बारे में समझ। तो अब आर्यभट्ट जी ने ये एक सिंपल सी बात कही कि कैसे अब इन्होंने ये फाइंड करा, वो जरा आप समझते हैं। फिर से मैं ये ट्रायंगल फॉर्म करता हूं। राइट एंगल होना कंपलसरी है, ABC। उन्होंने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और जिसमें एक हमें एक्यूट एंगल उसके बाकी टू में से कोई भी चाहिए हो, इसका एक एंगल हमारे पास गिवन होना चाहिए, जिसके जरिए हम उनके बताए हुए तरीके से, उनके बताए हुए थ्योरम से हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहली बात, ये जो एक साइन बनाया है इसको बोला जाता है थीटा। यह अ टाइप ऑफ एंगल है, एंगल को लिखने का तरीका है जो कि थीटा। ठीक है जी। तो इसमें ज्यादा खास इसका यूज नहीं है, सिर्फ आप एंगल की तरह इसको समझ के चलें, बहुत सिंपल होगा। तो अब आर्यभट्ट जी ने 6 टाइप्स के फंक्शंस क्रिएट करे, जिसको इन्होंने नाम दिया ट्रिग्नोमेट्री। अब 6 टाइप के फंक्शंस क्या थे इस ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे फर्स्ट पहला फंक्शन था जिसको यहाँ पे बोला गया साइन, जिसका हम शॉर्ट नेम यूज करते हैं SIN। और एक चीज का ध्यान रखिए, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सबके साथ आपको थीटा लगाना कंपलसरी है। अब थीटा लगाना कंपलसरी क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे अगर किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है हमें, तो वो आइडेंटिफिकेशन उसके सरनेम के साथ होते हैं। क्योंकि मान लेते जैसे मेरा नाम करण है, तो दुनिया में तो ऐसे लाखों करण होंगे, लेकिन पर्टिकुलर करण सोनी बहुत लिमिटेड होंगे। तो करण सोनी इज माय सरनेम। तो वैसे ही हर एक ट्रिग्नोमेट्री का एक सरनेम होना कंपलसरी है, जो कि उसका थीटा है, यानी जो कि उसका एंगल है। तो जितने भी होंगे उन सबके साथ हमें एंगल शो करना जरूरी है। तो फर्स्ट हो गया साइन, जिसको साइन थीटा के नाम से जानेंगे। सेकेंड होता है कोसाइन, इसको हम कॉस के नाम से जानेंगे, जिसको कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है। थर्ड होता है टेंजेंट, इसको हम
टेन थीटा के नाम से जानते हैं। फिर ये तो मेन हमारे फंक्शंस 3 जिस पे चलती है। अब इसके रेसिप्रोकल्स आ जाते हैं। साइन का रेसिप्रोकल आ जाता है कोसेकेंट, जिसको हम कोसेक थीटा के नाम से जानते हैं। कोसाइन का रेसिप्रोकल आ जाता है सेकेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म सेक के नाम से जानते हैं। और लास्ट आ जाता है टेंजेंट का ऑपोजिट आ जाता है कोटेंजेंट, जिसको हम कॉट थीटा के नाम से जानते हैं। तो मेरे पास अभी स्पेस कम है, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके यहीं पर ही नोट कर लें। हम इन डिग्रीज का यूज़ कैसे करना है वो समझते हैं कि सेक, साइन, कॉस, टेन को हम बाकी ट्रायंगल्स में ट्रायंगल की वैल्यूज निकालने में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो समझना हमने। तो सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, बहुत सिंपल सा है। पता नहीं अलग अलग टीचर का सबका अलग अलग हिसाब होता है। कई बारी कंट्रीज को हरा भरा बना देते हैं, कई बारी किसी कंट्री को भूखा नंगा भी बना देते हैं। तो मैं सिंपल सा बना के रखता हूँ, मेरा अपना तरीका है जिसका फॉर्मेशन मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सिंपल सा फॉर्मेशन है। ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। और थीटा लगाना मत भूलिएगा, थीटा के बिना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशन अधूरी रहेगी। साइन का रेसिप्रोकल जैसे मैंने बताया था आपको कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल बताया था सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल बताया था मैंने कॉट थीटा। अब इसका यूज किस तरीके से करना है वो अब इसमें समझिए। अब ये पी बी पी बेसिकली क्या है? ये पी बी पी मीन्स परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। इसी का काम हमने यूज करना है इसमें, और एंगल्स के जरिए काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। एंगल हमें यहाँ फॉर्मेशन है क्योंकि राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हो गई होगा, 90 डिग्री होना कंपलसरी है इस केस में। तो इस केस में हमें कैसे फॉर्मेशन करनी है, कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। साइन का फॉर्मूला हमारे पास है पी अपॉन एच। इसको साइन है तो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे, पी अपॉन एच। एच यानी पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच यानी कि हाइपोटेनियस। ये आपको शायद पहले पता ही होगा। तो अब थीटा के बारे में बात करें। अब देखो थीटा हमें गिवन है, ये वाला थीटा। अब इस चीज में एक सिंपल सी बात बताने जा रहा हूं जो आपको हर जगह पे काम आएगी, और वो ठीक ढंग से अगर आपको समझ आ गई तो कभी भी गलती होने के चांसेस आपके नहीं होंगे, यानी गलती होने के चांसेस आपके 0% हो जाएंगे। तो वो क्या सिचुएशन थी, आपने ये थीटा चेक करना है कि ये थीटा कौन से वाला थीटा है, ये वाला थीटा गिवन है या ये वाला थीटा गिवन है। आपने ये चीजें पहले आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले ये थीटा मीन्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो जो सा थीटा होगा उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब आपको तो पता भाई ये तो सिंपल भी नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द थीटा, जो हमारे पास थीटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है। अगर सपोज करो एंगल ये वाला दिया हो, ऊपर वाला, क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी हो सकता है। अगर ये वाला एंगल हो तो इस केस में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर फिर हमारा ये हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर ये हो गया तो इसके अकॉर्डिंग बेस फिर ये हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो पता ही है वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो राइट एंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है तो वो तो सेम रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द थीटा हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो शिफ्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने काम करना है। सो अगर हम साइन थीटा की वाइज करते हैं, थीटा ये रहा, तो इसके सामने वाला फॉर्मूला परपेंडिकुलर था, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। एच यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारे पास दी हुई है कितनी है, ए सी। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जरूरी नहीं है कि थीटा हो, उसके बदले आपको अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइन थीटा लिखा है मैंने, साइन थीटा की जगह मैं साइन सी भी यूज कर सकता हूं। अब साइन सी का मतलब ये वाली टर्म आ गई, तो ये वाली टर्म भी ऑटोमेटिकली साइन सी यानी साइन थीटा ही कैटेगरी में गिनी जाएगी। तो इसका भी फॉर्मेशन कुछ इसी टाइप का रहेगा। इसी तरीके से वैसे कॉस थीटा के बारे में समझते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे सामने है बी अपॉन एच। तो थीटा तो यही है, तो इसका बी क्या है, बी सी अपॉन एच ए सी ही रहेगा। तो आपको उम्मीद है कि ये समझ आ चुका होगा पॉइंट। तो इसी तरीके से टेन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कॉसेक की एक बार देख लो, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है।
तो आप एक काम करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कोसेक बताता हूँ। चलिए अब कोसेक थीटा के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है। अब कोसेक थीटा, कोसेक का फॉर्मूला आ जाता है P अपॉन H, क्योंकि कोसेक नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, यानी H अपॉन P, सॉरी मैंने P अपॉन H कह दिया, H अपॉन P। अब थीटा ये है तो H तो सेम ही रहेगा यानी AC अपॉन P यानी परपेंडिकुलर यानी AB। तो जैसे देखो साइन का हमारा निकला था AB अपॉन AC, उसी तरीके से कोसेक हमारा निकला है AC अपॉन AB। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कोट है। तो इसी तरीके से आप वैल्यूज फाइंड करेंगे और वैल्यूज को प्लॉट करके आप इस तरीके से फॉर्मेशन कर लेंगे। तो चलते हैं हम एनसीईआरटी की बुक पे और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन जरूर करना, कमेंट में जरूर मेंशन करना है। आपको कोई भी हल्का सा भी डाउट होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा वो डाउट पे भी आपकी एक पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट करके आपको ठीक ढंग से समझाने के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दीजिए और अपना नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम 8.1। आपके पास बुक होगी तो बुक निकाल लीजिए और एक एक जो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के, वो क्वेश्चंस मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं करवा सकूं, क्योंकि वीडियो में हम सब कुछ सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते। फिर भी कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से कि मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो 8.1 एक्सरसाइज आ जाती है हमारे पास। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एंगल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन नंबर मैं 2 करवा रहा हूँ आपको, जिसमें हमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दी हुई है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। वो ट्रायंगल है PQR, जिसमें Q राइट एंगल है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये यूनिट आप लगा लेना, मेरे पास स्पेस कम होता है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड करो tan P माइनस कॉट R। ये वैल्यूज फाइंड करनी है अब हमने इसके अंदर। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में जो इसकी मिसिंग फिगर्स हैं वो फाइंड करनी है। मिसिंग फिगर क्या है वो हम पाइथागोरस जी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी पाइथागोरस यूज करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। मैं यहाँ साइड पर कर देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। मैं ये नहीं कहता कि कोई मैथमेटिशियन गलत है, सबने अपने अपने तरीके से फाइंड करा है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका अलग लगता है। तो 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर बेस अपने को निकालना है 169 144। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आती है, माइनस करेंगे तो जाके 25, देन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो अब ये बी यानी कि क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। अब वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बुक को साइड पर रख देते हैं। तो सबसे पहले अपने को चाहिए 10 पी की वैल्यू। अब 10 का फॉर्मूला आपके पास वो टेबल था, जल्दी फटाफट वीडियो पोस्ट करें और वीडियो को यहाँ तो पीछे लेके जाएं तो आपको 10 का फॉर्मूला मिलेगा। 10 का फॉर्मूला जो भी था P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले P की, अब थीटा चेक करना है क्योंकि P की वैल्यू बता रहे, तो थीटा तो हमारा ये बता रहे P यानी अल्फाबेट हो रहा। तो मैंने जैसे बताया था कि एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस P के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर QR बेस PQ। QR की वैल्यू हमारे पास 5 है, PQ की वैल्यू हमारे पास 12 है, यानी इसका आंसर आ गया 5/12। सिंपल, क्लियर हुआ। वैसे नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है कॉट R की। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो यानी फॉर्मूला तो हम यहीं से उठाएंगे P अपॉन बी। लेकिन R की वैल्यू बात कर रहे हैं तो R के लिए यानी थीटा, अब ये वाला कर रहे हैं। अगर थीटा ये है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो इसका बेस कितना है QR और परपेंडिकुलर कितना है PQ। तो 5/12। अब ये दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। अब ये वैल्यूज को इधर पुट करते हैं, 5/12 माइनस 5/12 0। आंसर सिंपल, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चंस करिए और आपको जो भी कोई डाउट आएगा तो वो क्लियर होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बाकी आप क्वेश्चन आपको ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई डाउट आता है तो साथ ही क्लियर करना।
तो क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B हमें गिवन है, देन शो करना है कि एंगल A is equal to B। थोड़ा सा कोल्ड भी हुआ मेरे को आज। तो cos A is equal to cos B हमने एंगल गिवन है हमें, तो हमें प्रूफ करना है कि उसका एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें ध्यान रखना सिंपल ट्रायंगल नहीं फॉर्म करना, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। और जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हमारे नॉन राइट एंगल है, यानी एक्यूट एंगल है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिकली एबीसी की बात करें तो सी हमारा राइट एंगल पे आएगा और एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब इसमें अपने को गिवन क्या है, cos A इज इक्वल टू cos B। ये आपको पहले से ही गिवन है। अब गिवन है, अब इसका यूज कैसे किस तरीके से किया जाएगा इसके एंगल्स इक्वल करने के लिए, सिंपल सा बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से समझना। रूल्स वही लगेंगे जो पहले हमारे लगते हैं। तो cos A इक्वल टू cos B आपको पहले से गिवन है। तो cos A का फॉर्मूला, cos का फॉर्मूला हमारे पास है cos थीटा का, जो कि होता है, क्या होता है, B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos A यूज करते हैं, cos A B अपॉन H। अब A ये है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया। ठीक है जी, तो बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB, AC अपॉन AB। ठीक है, cos A ये था तो परपेंडिकुलर ये हो गया तो उसका बेस ऑटोमेटिकली AC कैटेगरी में आएगा। वैसे ही अगर cos B की वैल्यू फाइंड करो, cos B की वैल्यू BAC है, ओ सॉरी एंगल ये है तो परपेंडिकुलर और बेस। सो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, तो परपेंडिकुलर तो चाहिए नहीं, बेस ये, बेस हो गया हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB। अब ये दोनों पार्ट इक्वल थे तो यानी इसकी जो साइड्स का प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल होगा, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। ABC AB कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या आया, AC इज इक्वल टू BC। अब AC इज इक्वल टू BC यानी ये साइड जो है इस साइड्स के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको छोटी क्लास में आपने थ्योरम्स पढ़ी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी AC का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल B और BC का ऑपोजिट हो गया एंगल A। तो इस तरीके से वो थ्योरम लिख देना, आप यहाँ पे मेंशन कर देना आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम, उस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो आप इसी तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज आप अपना स्टार्ट कीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और जो भी कोई डाउट आता है प्लीज़ उसका क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन जो है मेरे कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिए, जिससे मैं ताकि आपका वो डाउट कंप्लीट कर सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।